हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरे दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास की एकमात्र विशेषता ये परिवर्तन की क्लास है। ये आपके अंदर परिवर्तन लाएगी, आपकी करंट अफेयर्स को उंगलियों पर नचाएगी। और मेरे दोस्तों जिस एग्जाम के अंदर भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। ओझा जी, राजेंद्र जी, नेमी भाकर जी, कैलाश राजपूत जी, प्रवीण जी, जगदीश प्रसाद जी, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। और 3 जुलाई 2020 दैनिक समसामयिकी जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण। और देखते हैं मेरे दोस्तों कौन सी महत्वपूर्ण सुर्खियां आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन सोवियत संघ ने मार्शल योजना में भाग लेने से कर दिया था मना। वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलरेट विज्ञान योजना लॉन्च। रांची की कृतिका पांडे ने जीता कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। सदानंद गौड़ा द्वारा आरएफसीएल की रामागुंडम परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। धान की नई प्रजाति राजेंद्र नीलम विकसित। पद्म पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020। व्लादिमीर पुतिन 2036 तक बने रह सकते हैं रूस के राष्ट्रपति। भारतीय अमेरिकी सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चिट्टी 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से होंगे सम्मानित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले प्लाज्मा बैंक का किया उद्घाटन। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से औषध खोज हैकाथॉन ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन की शुरुआत की। और मेरे दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोर, और इस मोटिवेशनल कोट के साथ में आज का दोस्तों देखिए आपके सामने कौन है, शेर आपके सामने। और ये शेर ही हमारे लिए क्या है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है। लेकिन सुनिए, सबसे बेहतरीन बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन बन सके, आप खुद को बेस्ट कर सके, तो दोस्तों आपको सबसे खराब जो हालात हैं उनका सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। अगर दोस्तों सफलता की ऊंचाई पर पहुंचना है तो असफलताओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने हार नहीं मानी, दोस्तों, तो आप अपने लक्ष्य पर झपट्टा निश्चित मारेंगे, आप निश्चित जीतेंगे मेरे साथियों। लेकिन ध्यान रखना, विपरीत परिस्थितियों में दोस्तों हार नहीं माननी है। विपरीत परिस्थितियों से लड़कर दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों से लड़कर बाजीगर की तरह आपको जीतना है और अब की बार लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जीतने के लिए आए थे, जीत कर ही वापस जाएंगे। इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे कि हार को भी हार से शर्म आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों याद रखना, आपका हौसला मजबूत होना चाहिए, आपकी मेहनत कठिन होनी चाहिए और आप दृढ़ निश्चय होने चाहिए। आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए कि हाँ मुझे अंतिम रूप से जीतना है। बीच में दोस्तों असफलताएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याएं क्या है साथियों, आगे बढ़ने का एक अवसर है। उस अवसर का फायदा उठाइए और रुकना नहीं है। बस एक बात याद रखना, रुकना नहीं है। लक्ष्य पर अपनी पैनी नजर इस शेर की तरह बनाए रखिए, लक्ष्य पर अपनी पैनी नजर, और इंतजार कीजिए दोस्तों उस समय का जब ये लक्ष्य क्या करने वाला है, जब आप अपने लक्ष्य पर झपट्टा मारने वाले हो। तो आइए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ और आपके चेहरे की प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज के दिन रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्शल योजना में शामिल होने से मना कर दिया था। यह योजना प्रस्तुत की गई थी। तो मेरे साथियों यह योजना अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत की गई। अब आप मुझसे पूछेंगे कि जो मार्शल योजना है ये कब आई थी? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है, द्वितीय विश्व युद्ध है, इसके बाद में, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में मेरे दोस्तों आप सभी को पता है यूरोप के अधिकांश देशों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दोस्तों वो बिल्कुल क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जो यूरोप है
इस यूरोप की दोस्तों आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई, यूरोप में संकट उत्पन्न हो गया। तो इस यूरोप के संकट को समाप्त करने के लिए और यूरोप को पुनर्जीवित करने के लिए, क्या करने के लिए, यूरोप को पुनर्जीवित करने के लिए मेरे दोस्तों एक योजना प्रस्तुत की गई जिसका नाम है मार्शल योजना। कौन सी योजना है, मार्शल योजना। अब आप कहोगे कि ये मार्शल कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको, ये जो मार्शल थे ये उस समय अमेरिका के सचिव थे। कौन थे, उस समय अमेरिका के जो सचिव थे वो थे मेरे दोस्तों मार्शल। और उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था ट्रूमैन। क्या नाम था, ट्रूमैन। तो ध्यान रखना है आपको, ट्रूमैन के समय ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या था, 1939 से 1945। और 1945 के बाद दोस्तों एक योजना लेकर आता है अमेरिका पूरे विश्व के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। उसका नाम है उसका नाम है दोस्तों मार्शल योजना। क्या नाम है, मार्शल योजना। ये मार्शल जो है वो यूरोप की यात्रा करने गए थे दोस्तों, और इन्होंने वहां देखा कि यूरोप की स्थिति क्या है, खराब है। अब क्या हुआ, यूरोप के अंदर रूस भी था और अमेरिका ने रूस को भी ऑफर किया कि आप भी क्या कीजिए, हमारे शामिल हो जाइए मार्शल योजना में। लेकिन रूस और अमेरिका दोस्तों ये दो क्या है, ये दो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समान हैं। तो दोनों ने दोस्तों शामिल होने से मना कर दिया। रूस ने, किसने, अमेरिका की मार्शल योजना के अंदर। तो रूस ने क्या कर दिया दोस्तों, इस योजना को रिजेक्ट कर दिया। किसने, रूस ने मना कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे इस योजना के अंदर। और ध्यान रखना, रूस ने मना किया दोस्तों 3 जुलाई 1947 को। और अगर आपसे पूछ ले कि योजना कब लागू होती है, तो ये 1948 में यह योजना दोस्तों क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, लागू हो जाती है। तो सवाल अच्छा है साथियों, आपसे पूछ सकता है मार्शल योजना का संबंध किस देश से था, तो वो था अमेरिका से। अब क्वेश्चन आया है, अमेरिका का राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी है, जो पोटामैक नदी के किनारे है। यही अमेरिका में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में, पेट्रोल पंप वर्तमान में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति है। और आपको ध्यान रखना है कि 4 जुलाई जो है ये अमेरिका का क्या होता है साथियों, 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे या फिर स्वतंत्रता दिवस होता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क स्थित है, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है। इसके साथ में इसे बिग एप्पल कहते हैं। और दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है विश्व का, न्यूयॉर्क। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नदी कौन सी है, हडसन नदी है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने शोध को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। सबसे पहली बात तो कि ये जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड है मेरे दोस्तों, हमें जानना होगा इसको हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम SERB। क्या बोलते हैं, SERB। इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो SERB ने शोध को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो आपको ध्यान रखना है किस योजना की शुरुआत की है, एक्सीलरेट विज्ञान योजना की। किसकी की है, एक्सीलरेट विज्ञान योजना की। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि भाई किस योजना की शुरुआत की है, एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं कि ये कौन सी संस्था है, SERB। और आप जानते हो इसकी स्थापना 2008 के अधिनियम से की गई। तो अच्छा क्वेश्चन है कि 2008 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक बात याद रखना दोस्तों, संविधान के अंदर होते हैं अनुच्छेद, और अनुच्छेद दोस्तों किससे आते हैं, संविधान संशोधन से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आते हैं अनुच्छेद। लेकिन अगर पूछ ले कि भाई संसद ने अगर कोई अधिनियम पारित किया है तो वो संस्था कैसी संस्था होगी, तो एक लीगल बॉडी होगी। कैसी होगी, एक लीगल बॉडी होगी दोस्तों, जिसे हम कैसे, एक विधिक बॉडी, विधिक निकाय भी कह सकते हैं और सांविधिक निकाय भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो SERB है एक लीगल बॉडी है। कैसी बॉडी है दोस्तों, एक लीगल बॉडी है, क्योंकि इसकी स्थापना संविधान के इसकी स्थापना
एक अधिनियम के द्वारा की गई है। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर स्थित है। अब देखना ये जो SERB है वो किस विभाग के अंदर आती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसने सहयोग किया है विज्ञान और तकनीकी विभाग के साथ। किसके साथ में? विज्ञान और तकनीकी विभाग के साथ। मैं आपको ये क्यों लिखा रहा हूं तो आप याद कीजिए, मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था DST के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि ये अपनी 50वीं वर्षगांठ बना रहा है। बिल्कुल मेरे साथियों, इसलिए महत्वपूर्ण है, 50वीं वर्षगांठ बना रहा है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन की तरफ। हमारी योजना का नाम क्या है? एक्सीलरेट योजना। एक्सीलरेट दोस्तों इसका मतलब होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। क्या करना? एक्सीलरेट करना, मतलब कि उसे आगे बढ़ाना। तो विज्ञान के अंदर, किसके अंदर? विज्ञान के अंदर मेरे दोस्तों अनुसंधान को अगर हमें बढ़ाना है तो इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। तो विज्ञान के अंदर अनुसंधान या फिर रिसर्च मेरे दोस्तों अगर इसे बढ़ाना है तो एक्सीलरेट विज्ञान ये स्टार्ट प्रारंभ किया गया है। तो उद्देश्य क्या है? विज्ञान के अंदर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। आप एक बार फोटो देखिए मेरे दोस्तों, ये आपके सामने फोटो है किसका? एक्सीलरेट विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम कहते हैं AV योजना। कौन सी योजना है ये? AV, एक्सीलरेट विज्ञान इनिशिएटिव। अब देखिए, आपको एक वर्ड गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर इस पॉइंट को देखिए क्या लिखा हुआ है? एक्सीलरेट विज्ञान पोर्टल लॉन्च बाई DST SERB टू एनकरेज। टू एनकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, एग्रीगेट करना दोस्तों, एंड कंसोलिडेटेड साइंटिफिक इंटरेक्शन ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो क्या है ये? साइंस संबंधित जो भी इंटरेक्शन होगा, विज्ञान को आगे बढ़ाने संबंधित जो भी बातचीत होंगी, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक्सीलरेट विज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी दोस्तों। अब आते हैं अगली न्यूज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्तों फूल पत्ती वाला सवाल है। इस पर आप क्या कीजिए? इस पर आप स्टार लगाइए। हाल ही में किस भारतीय महिला ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? पांडे साहब की बेटी ने, कृतिका पांडे ने। किसने जीता है? कृतिका पांडे ने जीता है दोस्तों। और अब आप समझिए, सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, कि जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले दोस्तों, ये कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? जो इंग्लैंड की दोस्तों कॉलोनियां थी मेरे साथियों, इंग्लैंड की जितने भी उपनिवेश थे वो उपनिवेश वर्तमान में इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से एक पेशकश की गई कि क्या, कि आप सभी एक मिलकर क्या करते हैं, हम एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, उसको कहेंगे हम कॉमनवेल्थ। तो इंग्लैंड और उसके जो उपनिवेश थे वो अपनी स्वतंत्रता से शामिल होंगे किसके अंदर? कॉमनवेल्थ के अंदर शामिल होंगे। भारत भी शामिल है कॉमनवेल्थ के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये कॉमनवेल्थ दोस्तों उपनिवेश की स्वतंत्रता पर निर्भर है। वो खुद चाहे तो शामिल हो सकते हैं किसके अंदर? कॉमनवेल्थ के अंदर। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल। क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल कहते हैं। इस कॉमनवेल्थ की दोस्तों शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसने जीता है? कृतिका पांडे जी ने जीता है। जो कहां की है? यह है रांची झारखंड की। कहां की है मेरे दोस्तों? रांची झारखंड की है कृतिका पांडे। अब रांची के बारे में आप एक चीज तो जानते ही हो कि कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सी है? वो है दोस्तों रांची। कौन सी है? रांची है। अब आइए आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं कि जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी जो प्राइज है ये किसे मिला है? कृतिका पांडे जी को मिला है। क्या इनकी एक कोई फेमस कोई स्टोरी है जिसके लिए दिया गया है? तो बिल्कुल मेरे दोस्तों इनकी एक फेमस स्टोरी है, और इस स्टोरी का नाम सुन के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्टोरी भारतीयों के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, इस स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी। क्या है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी। मतलब कि जो दोस्तों ग्रेट इंडियन मतलब भारत के लिए चाय और उसके साथ स्नैक्स, ये स्वर्ग
के समान है। कैसा है? सुबह सुबह अगर चाय मिल जाए और उसके साथ स्नैक्स मिल जाए साथियों, तो ये स्वर्ग के समान है। लेकिन इसका नाम है दोस्तों टी एंड स्नैक्स स्टोरी। लेकिन इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है दो अलग अलग धर्म के दोस्तों महिला और पुरुष क्या करते हैं, आपस में किस प्रकार प्यार करते हैं और इस नफरत के समय दोस्तों प्यार को बढ़ावा देते हैं। तो दो अलग अलग धर्मों के महिला और पुरुष के प्यार की कहानी है दोस्तों। कौन सी? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी। और इसका उद्देश्य है नफरत के समय प्यार को फैलाना। क्या? नफरत के समय प्यार को फैलाना। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है दोस्तों, और कॉमनवेल्थ के अंदर प्राइज जीती है, तो हमारे लिए तो अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपके सामने कृतिका पांडे जी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने रामागुंडम परियोजना की समीक्षा की है। इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है। तो देखिए रामागुंडम परियोजना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखिएगा और एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो देखिए रामागुंडम जो परियोजना है मेरे दोस्तों, पहली बात तो केंद्रीय मंत्री सदानंद देवगौड़ा, अगर आपसे पूछ ले कि भाई सदानंद गौड़ा जो है वो कौन से मंत्री हैं, तो ये भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। कौन से हैं? तो दोस्तों केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है कौन? सदानंद गौड़ा। सेकंड क्वेश्चन, रामागुंडम परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? तो ये रामागुंडम परियोजना है तेलंगाना के अंदर। कहां पर है? तेलंगाना के अंदर। और याद कीजिए तेलंगाना के बारे में दोस्तों, 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बनता है। क्या? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बनता है। और एक सवाल को अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का नवीनतम राज्य स्टेट कौन सा है, तो भी तेलंगाना ही होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये नवीनतम दोस्तों यूटी थे, लेकिन उसके बाद में दादर नागर हवेली और दमन दीप आपस में मर्ज होकर एक नवीनतम यूटी के रूप में सामने आ गए। तो आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है, नवीनतम यूटी पूछ रहा है या नवीनतम राज्य पूछ रहा है। तो तेलंगाना 2014 में दोस्तों अलग होता है, और आप जानते हैं इसकी जो राजधानी होगी वो होगी हैदराबाद। कौन सी होगी? हैदराबाद मेरे दोस्तों। और हैदराबाद के बारे में आप जानते हो किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। किसके? मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए तेलंगाना के अंदर दोस्तों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मृगवानी नेशनल पार्क। क्या नाम है? मृगवानी नेशनल पार्क। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों कि जो तेलंगाना है इसके अंदर ही एक सागर है, एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील। कौन सी है? हुसैन सागर झील। अब देखिए अब याद आएगा दोस्तों आपको इस झील की जो आकृति है वो कैसी है? हार्ट शेप में। कैसी आकृति है? हार्ट या फिर दिल के शेप में है। तो जब हुस्न को देखते हैं तो गाना तो अपने आप ही निकल जाता है। तो तेलंगाना और हुसैन सागर झील। आइए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक परियोजना है जिसका नाम है रामागुंडम परियोजना, इसकी समीक्षा की है और ये पाया गया है समीक्षा के अंदर दोस्तों कि इसकी जो ये 99% योजना क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। मतलब कि बस ये दोस्तों योजना क्या होने वाली है? अब कंप्लीट होने वाली है। 99% योजना पूर्ण हो चुकी है। तो ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? तो 2016 में दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, गुजराती दिमाग ने इसे प्रारंभ किया था। तो 2016 में ये योजना दोस्तों परियोजना प्रारंभ होती है और प्रारंभ करने वाले कौन थे? खुद भारत के प्रधानमंत्री थे। अब देखिए इस योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारत को यूरिया के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? फर्टिलाइजर यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। तो भारत को यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दोस्तों यह योजना प्रारंभ की गई है। तो यूरिया जो है साथियों, जो फर्टिलाइजर है हमारा, इसके क्षेत्र में आयात कम करने के लिए, क्या करने के लिए? आयात कम करने के लिए, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए यह योजना परियोजना प्रारंभ
की गई थी। और इसके लिए दोस्तों जितने भी यूरिया के प्लांट बंद हो चुके हैं, जितने भी यूरिया के प्लांट बंद हो चुके हैं, उन्हें दोस्तों पुनर्जीवित करने के लिए ऐसी योजनाएं स्टार्ट की जा रही हैं, जिसमें रामागुंडम दोस्तों जो फर्टिलाइजर लिमिटेड है उसमें से एक पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि रामागुंडम जो फर्टिलाइजर लिमिटेड है तेलंगाना के अंदर स्थित है, और यूरिया के क्षेत्र में दोस्तों भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह स्टार्ट किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन यूरिया के बारे में पूछ सकता है दोस्तों, तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जो पहला, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों यूरिया। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जो साइंस के अंदर बार बार पूछा जाता है। अब आप कहोगे ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जिसमें कार्बन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ऑर्गेनिक। तो जो यूरिया है इसके अंदर क्या होता है, कार्बन स्थित होता है। इसका जो फॉर्मूला है साथियों वो NH2CO NH2 होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपसे पूछ ले तो वो होता है यूरिया, जिसे हम फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में लेते हैं। और आपको पता है वर्तमान में नीम कोटेड यूरिया उपयोग में आता है। कौन सा आता है, नीम कोटेड यूरिया, क्योंकि यूरिया का दोस्तों उपयोग पहले दूध के अंदर मिलावट में भी करते थे, इसलिए नीम कोटेड यूरिया का उपयोग किया जाएगा, जिससे ना तो मिलावट होगी दूध के अंदर, और दूसरा दोस्तों कि जो नीम है वो क्या करेगा, पोल्यूशन को कम करेगा और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा। तो अच्छी योजना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही आंसर है तेलंगाना, इसका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा राजेंद्र नीलम नामक एक नई प्रजाति विकसित की गई है। सवाल अति महत्वपूर्ण है मेरे साथियों कि जो राजेंद्र नीलम नामक एक नई प्रजाति विकसित की गई है, इसका संबंध किससे है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रजाति है वो किसने डेवलप की है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डेवलप की है। और मेरे दोस्तों ये प्रजाति धान की एक प्रजाति है। किसकी है, ऑप्शन नंबर ए, धान की एक प्रजाति है, जिसे हम पैडी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैडी भी कहते हैं। और इसी में आता है दोस्तों क्या, चावल। क्या आता है, राइस जो है वो क्या कहलाता है, यही धान होता है। तो ध्यान रखना, राजेंद्र नीलम एक नई प्रजाति है, किसकी, धान की, पैडी की या फिर राइस की। अब देखिए जब भी आप चावल को दोस्तों उपजाएंगे तो चावल जो है एक क्या है, अत्यधिक पानी गहन कृषि करता है। कैसा करता है, चावल को बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लगभग 8 बार सिंचाई करनी पड़ती है चावल की खेती में। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जो पैडी है, ये धान जो है, इसकी सिंचाई जो है वो लगभग कितनी बार होती है, लगभग 8 बार से अधिक बार क्या करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोस्तों ऐसी फसल का तैयार करना था जिसमें सिंचाई कम से कम करनी पड़े, पानी की आवश्यकता कम से कम हो। और मेरे दोस्तों इसी क्रम में राजेंद्र नीलम नामक एक नई प्रजाति विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जिसका उद्देश्य है सिंचाई की मात्रा को कम करना, मतलब कि जो जल उपयोग में आएगा इसे कम करना। और लगभग मेरे दोस्तों 2 से 3 बार सिंचाई में ही तैयार हो जाएगी। कौन सी, ये धान की फसल तैयार हो जाएगी। अब मेरे दोस्तों करंट अफेयर्स तो यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है, लेकिन इस धान के बारे में या फिर राइस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत में जो धान का कटोरा है दोस्तों, वो हमेशा से किसे बोलते आए हैं, छत्तीसगढ़ को बोलते आए हैं। तो राज्य में अगर आपसे पूछ ले आपसे कि भाई धान का कटोरा कौन सा है, तो राज्य धान का कटोरा जो है वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है लाडलो, वो है छत्तीसगढ़। तो आपको ये पॉइंट भी क्या करना है, अच्छे से नोट करना है कि धान का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है, छत्तीसगढ़ कहलाता है। और दोस्तों चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल। कौन है, दीदी की नगरी मेरे दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है वो चावल के उत्पादन में क्या है, पहले स्थान पर है। तो आपको ये पॉइंट भी क्या रखना है, यह पॉइंट भी आपको अच्छे से नोट करके रखना है। तो आंसर हो गया क्या, इसका आंसर हो गया धान की खेती। और किसने डेवलप की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डेवलप की है। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों के नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 2020 की बात करें तो इस वर्ष कुल कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए गए थे? तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो उद्देश्य है आपको समझाना किसके बारे में? पद्म पुरस्कार के बारे में समझाना। तो देखिए 2020 में 141 जो है ये पद्म पुरस्कार क्या किए गए थे? डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, वितरित किए गए थे। अब आप समझिएगा दोस्तों, ये पद्म पुरस्कार है कब स्टार्ट हुए? तो 1954 में स्टार्ट हुए। कब? 1954 में स्टार्ट हुए। भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा? भारत रत्न पुरस्कार। और उसके बाद में आते हैं दोस्तों पद्म पुरस्कार। कौन से? पद्म पुरस्कार आते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि भाई भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो होता है मेरे लाडलो भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद में कौन आता है? तो इसके बाद में आता है पद्म विभूषण। कौन सा आता है? पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण के बाद में कौन सा आता है? पद्म भूषण आता है मेरे दोस्तों। और पद्म भूषण के बाद में आता है पद्म श्री। तो ये क्या होता है इनका? ये इनका क्रम होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो भारत रत्न है। और उसके बाद में कौन आते हैं? तो उसके बाद में आते हैं दोस्तों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब देखिए 1954 में प्रारंभ होते हैं ये सभी अवार्ड, भारत रत्न से लेकर के पद्म श्री तक 1954 में स्टार्ट होते हैं। और मेरे दोस्तों हर साल 26 जनवरी को क्या किया जाता है? हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इन अवार्ड की घोषणा की जाती है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो होता है, जो रिपब्लिक डे है दोस्तों, उस दिन इनकी घोषणा हम करते हैं। अब आपसे पूछ ले कि भाई अब क्यों चर्चा में आया है, तो दोस्तों इसके नॉमिनेशन की, इसके नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 15 सितंबर 2020 रखी गई है। कब रखी गई है? 15 सितंबर 2020 दोस्तों ये इनके नामांकन की क्या है? अंतिम तिथि है। और इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में सिलेक्शन होगा 2021 के, किसके लिए? 2021 के लिए पद्म श्री के पुरस्कारों के लिए। और ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि क्या पद्म श्री केवल जीवित व्यक्तियों को मिलता है? तो नहीं दोस्तों, जीवित और मरणोपरांत दोनों स्थिति में मिलता है कौन सा? पद्म पुरस्कार। तो जीवित को भी मिलता है और मरणोपरांत भी मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, अटल बिहारी जो वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है दोस्तों, उन्हें भी ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। पिछली बार अरुण जेटली को पद्म विभूषण मिला है। तो दोस्तों जीवित और मरणोपरांत दोनों में मिलता है कौन सा? ये अवार्ड। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रस्तुत संविधान को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। इस संशोधन के बाद पुतिन कुल कितने और कार्यकाल तक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं? ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है सवाल अपने लायक, अपने लेवल का सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कीजिए आप? फूल पत्तियां लगा दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, रूस के अंदर किसका? व्लादिमीर पुतिन का। अब सुनिएगा, ये कब से राष्ट्रपति के पद पर काबिज है और कितना शातिर दिमाग है दोस्तों किसका? व्लादिमीर पुतिन का। देखिए सन 2000 ईस्वी में ये पहली बार क्या बने थे? रूस के राष्ट्रपति बने। तो 2000 से ये 2004 तक रहे। मतलब कि दोस्तों इनका जो पहला प्रेसिडेंशियल कार्यकाल जो है, जो टेन्योर है, वो 2000 से 2004 तक रहा। 4 वर्ष का कार्यकाल इनका रहा था। लेकिन दोस्तों उस समय 4 वर्ष ही कार्यकाल तक कहां पर? रूस के अंदर। फिर देखिए 2004 से और 2008 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहा। तो पहला कार्यकाल कब तक रहा? पहला कार्यकाल था 2000 से 2004 तक। और दूसरा कार्यकाल कब तक था? 2004 से 2008 तक। उस समय मेरे दोस्तों, उस समय केवल आपको ध्यान रखना है, रूस में 2 बार ही अधिकतम राष्ट्रपति बन सकते थे। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति ना बन के आगे प्रधानमंत्री बन गए। क्या बन गए? तो 2008 से और 2012 तक क्या रहे दोस्तों? ये रहते हैं
रूस के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत कराया संविधान में और यह लिखवा दिया कि 2 से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। और दूसरा संशोधन था कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा। कितना? राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और इसके बाद में 2012 में दोस्तों फिर आगे कौन? व्लादिमीर पुतिन वापस से आ गए और 2018 तक तीसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं किसके? रूस के। और 18 से दोस्तों 2018 से फिर 2024 तक क्या रहने वाले थे? ये प्रेसिडेंट 4 रहने वाले थे। और मेरे दोस्तों फिर इन्होंने एक संविधान संशोधन, सोचिए 2024 तक तो ये रहने ही वाले हैं, लेकिन इन्होंने आज ही क्या कर दिया है? संविधान संशोधन कर दिया है और ये लिखवा दिया है उसके अंदर कि अब 2 और कार्यकाल तक कौन रह सकते हैं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रह सकते हैं। तो देखिए 2024 तक हो गया दोस्तों, इस 2024 से 2030 तक रह सकते हैं और अगला 2030 से 2036 तक दोस्तों ये कार्यकाल रह सकता है। लेकिन सोच के देखिए आप, कब से स्टार्ट हुआ? सन 2000 से स्टार्ट हुआ और दोस्तों कब तक? 2036 तक, मतलब कि 36 साल तक दोस्तों व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो आप सोचिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्होंने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रस्तुत किया और उसके लिए जनता को बोला कि आप इस पर अपनी राय दीजिए और जनता ने इस पर सपोर्ट किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी है। किसको दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी है। ध्यान रखना है, व्लादिमीर पुतिन और भारत के जो संबंध है वो बहुत ही निकट के संबंध है। रूस हमेशा से दोस्तों हमारा क्या रहा है? एक विश्वास मित्र रहा है। कैसा? जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा मित्र रूस हमारा रहा है। 1971 में दोस्तों हमारा साथ देने वाला कौन था? रूस हमारा साथ देने वाला था। तो इसका आंसर क्या हो गया कि कुल कितने और कार्यकाल तक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो मेरे दोस्तों 2 और कार्यकाल तक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। कौन? व्लादिमीर पुतिन। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकन फाउंडेशन ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? सवाल अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। अब बताइए मुझे, पहली बात तो इमिग्रेंट्स आप समझते हैं, जो प्रवासी होते हैं दोस्तों, किसी और देश से किसी और देश के अंदर रहने जाते हैं, उन्हें कहते हैं इमिग्रेंट्स। क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो 2 व्यक्ति हैं साथियों, एक है सिद्धार्थ मुखर्जी और एक है राज चेट्टी। क्या नाम है? राज चेट्टी। सेट्टी नहीं दोस्तों, राज चेट्टी। तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को द ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 के अवार्ड से नवाजा जाएगा। पहली बात तो कब नवाजा जाएगा? तो मेरे दोस्तों 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई, क्योंकि इसी दिन क्या है? इसी दिन मैंने आपको बताया अमेरिका जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब है दोस्तों? 4 जुलाई को है। दूसरा कौन नवाजेगा? तो अमेरिका नवाजेगा। कौन दोस्तों? अमेरिका नवाजेगा। तो पहला पॉइंट तो 4 जुलाई को, दूसरा दोस्तों अमेरिका। अब देखिए क्यों नवाजेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या कर दिया इन्होंने दोनों ने कि इनको हम द ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 के अवार्ड से नवाज रहे हैं। तो ध्यान रखना, कोविड-19 के दौर में, किस दौर में दोस्तों? कोविड-19 के दौर में जागरूकता फैलाने का काम किया है किसने? कोविड-19 के दौर में दोस्तों जागरूकता फैलाने का काम इन दोनों ने किया है, इसलिए इन्हें नवाजेंगे। अब देखिए इसमें एक व्यक्ति है सिद्धार्थ मुखर्जी। याद रखना है दोस्तों, ये कैंसर विशेषज्ञ हैं। क्या है ये? कैंसर विशेषज्ञ हैं। कौन? सिद्धार्थ मुखर्जी। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने क्या किया है, तो दोस्तों जो कोविड-19 का जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, इस वायरस के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न की किसने दोस्तों? सिद्धार्थ मुखर्जी ने। तो आपसे अगर पूछ ले कि कोविड-19 के वायरस के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यह अवार्ड सिद्धार्थ मुखर्जी को दिया गया है। अब दोस्तों आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि जो कैंसर है
वो किससे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, किससे होता है? तो ध्यान रखना, कैंसर इनमें से किसी से नहीं होता। कैंसर का मतलब होता है कि जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से क्या करने लग जाएं, वृद्धि करने लग जाएं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं कैंसर। जब कोशिकाएं तेजी से क्या करती हैं, तेजी से खुद की वृद्धि करती हैं, तो इससे किसी स्थान पर गांठ बन जाती है। क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है। और यही ट्यूमर दोस्तों क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। और कैंसर का जो अध्ययन है इसे बोलते हैं दोस्तों ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम ऑन्कोलॉजी। और कैंसर का जो विशेषज्ञ होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये क्या है? सिद्धार्थ मुखर्जी एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन, राज चेट्टी जो है दोस्तों, इनके बारे में ध्यान रखना, ये अर्थशास्त्री हैं। क्या है ये दोस्तों? इकोनॉमिस्ट हैं राज चेट्टी। और इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि कोविड-19 से कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कारोबार जो है दोस्तों, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये स्पष्ट किया राज चेट्टी ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये सवाल फूल पत्ती नहीं, ये सवाल क्या है? ये पेड़ पौधे वाला सवाल है। तो इस पर आप क्या कीजिए? 5 स्टार लगा लीजिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब याद कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए, और मैंने आपको कल समझाया था प्रोजेक्ट प्लेटिना के बारे में, और मैंने आपसे कहा था महाराष्ट्र में ठाकरे साहब ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट प्लेटिना। और मैंने आपसे दोस्तों ये भी कहा था कि जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है इसका संबंध है प्लाज्मा थेरेपी के 500 लोगों पर एक साथ ट्रायल करने से, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या होगा? ट्रायल होगा। तो ध्यान रखना, 500 लोगों पर एक साथ ट्रायल किया जाएगा। कहां पर? प्रोजेक्ट प्लेटिना के द्वारा दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि भाई प्लाज्मा का बैंक कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो है दोस्तों, वो दिल्ली मफलर मैन की नगरी में स्थापित किया गया है। और उसका उद्घाटन कौन करेंगे? अरविंद केजरीवाल जो है दोस्तों, वो करने वाले हैं। अब आपसे सवाल पूछेगा यहां पर कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, जिसे दोस्तों इतना बल दिया जा रहा है इस थेरेपी के ऊपर, ये प्लाज्मा थेरेपी होती ही क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी का मतलब होता है जब भी दोस्तों कोई व्यक्ति कोविड-19 से क्या होता है? संक्रमित होता है, या फिर किसी भी वायरस से संक्रमित होता है, तो दोस्तों जब वो ठीक होता है तो उसके अंदर क्या? उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। और दोस्तों आप सोच कर देखिए, अगर इस एंटीबॉडी को हम यहां से निकाल करके जो वर्तमान में कोरोना संक्रमित है उसके अंदर डाल देंगे, तो दोस्तों ये संभावना अत्यधिक है कि वो उससे क्या हो जाएगा? व्यक्ति कोरोना से सही हो सकता है। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा थेरेपी के अंदर दोस्तों रक्त का 2 भाग होते हैं। जो ब्लड होता है हमारा, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेरे दोस्तों रक्त कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं? जो ब्लड कार्पल्स होती है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो रक्त कणिका होती है। एक होता है इसका जो तरल भाग होता है, वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ध्यान रखना है, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? ये रंगहीन होता है, इसका कोई खुद का कलर नहीं होता। और प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है दोस्तों? पानी होता है। क्या होता है? पानी जो है वो सबसे अधिक किसके अंदर है? प्लाज्मा के अंदर है। अब आपसे पूछ सकता है कि इस प्लाज्मा में क्या मिल जाएगा? इस प्लाज्मा में मिलेगा मेरे दोस्तों एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी है इसे हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? तो दोस्तों इसे हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी कोरोना संक्रमित होगा उसके अंदर। तो कोरोना संक्रमित जो मरीज है दोस्तों, उस मरीज के अंदर इसे ट्रांसफर करेंगे, जिससे जो एंटीबॉडी है वो कहां चला जाएगा? उसके शरीर में चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जिस व्यक्ति से प्लाज्मा लिया है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भ्रांति है दोस्तों कि प्रभाव पड़ेगा। नो इफेक्ट है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा हम 1918 में स्पेनिश फ्लू के समय कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? 1918 में स्पेनिश फ्लू के समय कर चुके हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसका उपयोग कब हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, तो 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू के
अंदर इसका उपयोग कर चुके हैं। जो प्लाज्मा डोनर होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, किसका, इस उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिसको हम देंगे दोस्तों उसकी संभावना है कि वो उसकी क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और यही दोस्तों प्रोजेक्ट प्लेटिना है। क्या है, यही जो है इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना, जो कहां पर स्टार्ट हुआ है, जो महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट हुआ है। अब बात करें दिल्ली की मेरे दोस्तों, तो आप जानते हो दिल्ली जो है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने कहां के, दिल्ली के। और यहां पर एक और दोस्तों डिवाइस चालू की गई है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। क्या नाम है इसका, पल्स ऑक्सीमीटर। मैं चाहूंगा दोस्तों को आपको हर चीज क्या हो, यहीं पर याद हो जाए, इसीलिए मैं आपको हर चीज को बार बार रिवाइज कराता हूं दोस्तों। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जो पढ़ा हुआ है उसे एग्जाम सेंटर तक आप लेकर जाते हैं और सवाल अगर आया तो सवाल की धज्जियां उड़ाते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो दोस्तों वो 4 चांद लगा करके पढ़िए। तो देखिए पल्स ऑक्सीमीटर की अगर बात करें तो ये पल्स ऑक्सीमीटर है मेरे दोस्तों, ये क्या है, एक डिवाइस है जो आपकी उंगली में लगेगी। क्या, एक उंगली में क्लिप की तरह लगाई जाएगी और दोस्तों ये रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करेगी। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो दोस्तों आपको पता है आपके जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों गंभीर स्थिति होने पर उसे हम क्या करेंगे, उसे हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेट कर देंगे। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन में जो है उनको उपलब्ध होगा और इसे वापस देना होगा सही होने के बाद में दिल्ली सरकार को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने औषध खोज हैकाथॉन की शुरुआत की है। यह हैकाथॉन मुख्यतः किस मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये कौन सा हैकाथॉन है दोस्तों, यह है औषध खोज हैकाथॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। कौन सा है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है, एक होता है आपने सुना होगा मैराथन। क्या सुना है, मैराथन। और दोस्तों मैराथन से ही एक नया वर्ड निकल कर आ गया, उसका नाम है हैकाथॉन। क्या है, हैकाथॉन। और इसके अंदर दोस्तों क्या किया जाएगा, कंपटीशन होगा, इस बात का चैलेंज किया गया है कि आइए कोविड-19 की कारगर दवा का विकास कीजिए। क्या, आइए कोविड-19 जो है, इस कोविड-19 की एक कारगर दवा का विकास करने पर इस पर बल दिया जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, कोविड-19 की जो कारगर दवा है इसका विकास करने पर इसमें क्या दिया जाएगा, बल दिया जाने वाला है। तो कौन स्टार्ट करेगा दोस्तों, इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसको किसने स्टार्ट किया है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और वर्तमान में दोस्तों इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं मेरे दोस्तों वो है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है, रमेश पोखरियाल। हाँ दोस्तों, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू वही है दोस्तों ये। और इसका हेल्प किसके द्वारा की जाएगी, तो इनकी हेल्प की जाएगी स्वास्थ्य वर्धन, बिल्कुल सही दोस्तों, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय। तो विज्ञान और तकनीकी जो मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन है, जिसके मंत्री हैं दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा क्या की जाएगी, इसके अंदर जो टेक्निकल हेल्प है वो दी जाएगी। तो देखिए कोविड-19 की कारगर दवा का विकास हो सके, इसके लिए दोस्तों ये हैकाथॉन आयोजित किया जा रहा है। अब सोचिए पतंजलि के बारे में दोस्तों, बिल्कुल बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव ने एक दवाई लॉन्च की थी जिसका नाम था कोरोनिल टैबलेट। क्या नाम था, कोरोनिल टैबलेट। और ये दावा किया था कि ये 100% क्या कर देगी, 7 दिन के अंदर दोस्तों 100% ठीक कर देगी। लेकिन आयुष मंत्रालय ने इसे कोविड-19 की दवा के रूप में दोस्तों मार्केट में उतारने से मना कर दिया, क्योंकि आयुष मंत्रालय से परमिशन नहीं ली गई इस चीज की। और आयुष मंत्रालय ने दावा किया है कि ये कोविड-19 की दवा के रूप में नहीं आएगी, एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आएगी। कैसे आएगी दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये मार्केट के अंदर आने वाली है। अब ये इम्यूनिटी बूस्टर क्या होता है मेरे दोस्तों, हाँ कोविड-19 ने दोस्तों जिसको सबसे अधिक बढ़ाने का काम किया है वो है इम्यूनिटी, रोग
प्रतिरोधक क्षमता, अपने शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या कहा है, इसको बढ़ाने के लिए पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को लॉन्च करेगी कौन, आयुष मंत्रालय। और दोस्तों याद रखना है, कोरोनिल जो है वो कोविड-19 की दवा के रूप में मार्केट में नहीं आने वाली। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वित्त मंत्रालय में आप जानते हो निर्मला सीतारमण जी हैं, और वन पर्यावरण जो मंत्रालय है इसके अंदर दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 10 प्रश्न थे दोस्तों जो हमारी क्या थे, आज की करंट अफेयर से संबंधित थे। अब हम देखेंगे रिवीजन श्रृंखला को दोस्तों, और ये रिवीजन श्रृंखला में आपसे फिर कह रहा हूं, जिस भाई बंधु का भी एग्जाम है वर्तमान में या फिर आने वाले समय में, उनके लिए रिवीजन श्रृंखला रामबाण है दोस्तों। 5 मिनट के अंदर कल जो भी पढ़ा है हमने उसका हम रिकैप कर सकते हैं एक साथ इस श्रृंखला के अंदर। देखिए 2 जुलाई को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो 1972 में दोस्तों साइन हुए थे। शिमला समझौते के ऊपर एक तरफ कौन थी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, और एक तरफ थे जुल्फिकार अली भुट्टो। हमने 90,000 दोस्तों, 90,000 जो सैनिक हैं पाकिस्तान के, उनको बंदी बनाया था, और हमने ये कहा कि हम इनको छोड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद में अगर कोई भी विवाद होता है आपके हमारे बीच में, तो हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, उस विवाद को निपटाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार की किस मुहिम को कोवैक्स महोत्सव में बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी का पुरस्कार दिया गया, तो वो है दोस्तों कौन सा, माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क। और जब मैंने बताया तो कुछ दोस्तों ने क्या किया होगा, इस पर जरूर एसएमएस करके चेक किया होगा। तो मैंने कहा था नमस्ते लिखना, मेरे कुछ दोस्तों ने तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का भी मैसेज चिपका दिया होगा। तो देखिए जो माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क है, ये दोस्तों कोविड-19 के संबंध में जो अफवाहें हैं, जो गलत सूचनाएं हैं, इन्हें रोकने के लिए एक स्टार्ट किया गया है। और ये एक चैट बोट है। क्या है, ये एक चैट बोट है। चैट बोट का मतलब समझते हो दोस्तों, चैट बोट का मतलब है चैट करने वाला रोबोट। क्या है, चैट करने वाला रोबोट। और दोस्तों आप सवाल पूछेंगे और ये रोबोट जो है आपको क्या करेगा, जवाब देगा। और ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था, कल एक व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दिखाया था कि उस पर आप नमस्ते लिखकर भेजोगे और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका चैटबॉट एक्टिव हो जाएगा। और इसी को कोवैक्स महोत्सव, ये कहां पर हुआ है दोस्तों, ये हर वर्ष लंदन में होता है। कहां पर होता है, लंदन के अंदर होता है। और आप जानते हो लंदन के बारे में, नदी कौन सी है, थेम्स नदी है। और दोस्तों जो ब्रिटेन है उसकी राजधानी क्या है, लंदन उसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड में AFSPA की अवधि बढ़ाई है। AFSPA के संबंध में सत्य कथन है। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि AFSPA का मतलब क्या होता है, तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसकी कुछ गिनी चुनी चुनिंदा बातें हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। पहला पॉइंट कि इसमें शक्ति किसको मिलेगी, तो आर्म फोर्स को मिलेगी, जो हमारी सशस्त्र बल हैं उनको दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, ये अधिनियम कब आया, तो 1958 के अंदर ये अधिनियम आया था। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि इसमें केवल संदेह के आधार पर, डाउट के हिसाब से ही दोस्तों क्या कर सकते हैं, तलाशी ले सकता है आर्म फोर्स। दूसरा, आपको गिरफ्तार भी कर सकता है। और अगर उसे लगता है कि आप कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो दोस्तों आपको गोली भी मार सकता है। कौन, सशस्त्र जो बल है, हमारी जो सेना है। तो दोस्तों सेना की शक्ति को बढ़ाया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों खतरा होता है। इसीलिए जहां पर भी AFSPA लगता है उस क्षेत्र को घोषित करते हैं हम अशांत क्षेत्र। क्या घोषित कर देते हैं, अशांत क्षेत्र घोषित कर देते हैं। जैसा कि नागालैंड को 6 महीनों के लिए क्या कर दिया गया है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और इसकी सिफारिश कौन करेगा, लगाना है या नहीं लगाना है, कोई क्षेत्र अशांत है या नहीं, तो दोस्तों भारत का जो राज्यपाल है, उस राज्य का जो राज्यपाल है वो सिफारिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल सिफारिश करेगा। राज्यपाल को शक्ति नहीं मिलेगी, आर्म फोर्स को मिलेगी, और नागालैंड की पुलिस को भी नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी
आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की किस तिमाही में व्यापार अधिशेष दर्ज किया गया है? तो मेरे दोस्तों, व्यापार अधिशेष का मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया था कि जब हमारा निर्यात अधिक हो, आयात कम हो, तो ये होता है दोस्तों क्या? ट्रेड सरप्लस, व्यापार अधिशेष। और दोस्तों ये जो है ये चौथी तिमाही के अंदर दिखाया गया है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो ये स्टार्ट कब से होता है? तो ये होता है दोस्तों अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है दोस्तों वार्षिक वित्तीय वर्ष। और कब तक चलता है? मार्च तक चलता है। तो इसकी जो फोर्थ तिमाही है वो कौन सी है? जनवरी से मार्च है। तो फोर्थ तिमाही ये है। पहली तिमाही कौन सी है? अप्रैल से जून है। दूसरी मेरे दोस्तों जुलाई से सितंबर है। और तीसरी कौन सी है? सितंबर से अक्टूबर से दिसंबर है। तो फोर्थ कौन सी है? जनवरी से मार्च जो है ये फोर्थ है। और इसके अंदर ही दोस्तों हमारा ट्रेड क्या रहा है? हम ट्रेड सरप्लस के अंदर रहे। आपको ध्यान होना चाहिए सबसे अधिक घाटे में दोस्तों भारत किसके साथ है? चीन के साथ सबसे अधिक घाटे में है। और भारत दोस्तों अमेरिका के साथ क्या है? फायदे में है। क्या है? फायदे के अंदर है। तो अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने विश्व का पहला ऑनलाइन प्रोग्रामिंग एंड डेटा पाठ्यक्रम डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है आईआईटी मद्रास। कौन सा है? आईआईटी मद्रास है, जिसने दोस्तों क्या किया है? विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? दूर दराज तक बैठे हुए हर विद्यार्थी तक क्या कर सकें? हम हमारी पहुंच बना सके। किस क्षेत्र के अंदर? डेटा प्रोग्रामिंग के अंदर। इसीलिए दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा यह पहल स्टार्ट की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हेल्प से। और इसमें होगा क्या? जिसके पास भी टेंथ के अंदर दोस्तों मैथ और इंग्लिश थी, 12th पास कर चुका है, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और 3000 रुपए का इसमें क्वालिफाइंग जो एग्जाम है उसका क्या होगा? फीस होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि आईआईटी मद्रास ने इसे लॉन्च किया है। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है जिसके लिए हाल ही में सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर मंजूर किया है? सबसे पहली बात तो एमएसपी क्या होता है? अगर अतिरिक्त उत्पादन हुआ है तो दोस्तों उसे बेचने के लिए अतिरिक्त उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके किसान को अपनी उपज का, इसके लिए एक न्यूनतम दोस्तों मूल्य तय किया जाता है जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब अगला क्वेश्चन खरीफ की फसल के लिए तैयार किया गया है, बढ़ाया गया है क्या? एमएसपी। क्योंकि मानसून में खरीफ की फसल को दोस्तों क्या करते हैं? हम बोते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना खरीफ की फसल में भी सबसे अधिक एमएसपी किसका बढ़ा है? तो वो बढ़ा है मेरे लाडलो नाइजर सीड्स का। किसका बढ़ा है? नाइजर सीड्स का बढ़ा है। अब क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है कि भाई कौन सी इनमें से खरीफ की फसल नहीं है? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि नाई हूटर बजते ही क्या लाया? नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। क्या लाया? नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। बिल्कुल सही दोस्तों, आपको भी याद है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपको क्या है, ये ट्रिक सारी उंगलियों पर है। ना से क्या बना? ना से बना दोस्तों चना, ई से क्या बना? राई बना, हू से बना दोस्तों क्या? गेहूं, टर से बना मटर, जो से क्या बना? जो बन गया, सह से बन गया दोस्तों सरसों, और इसके बाद आता है आलू। क्या आता है? आलू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दोस्तों खरीफ की फसल है, बाकी सब जो है वो किसकी है? रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से समस्त राज्यों को जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो मैंने आपको कहा था दोस्तों 31 मार्च 2021। ये क्या है? ये लक्ष्य है दोस्तों। जब तक हमें क्या करना है? ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है, मतलब पूरे भारतवर्ष के अंदर केवल एक राशन कार्ड होना चाहिए, जिससे जो प्रवासी हमारा मजदूर भाई है वो अगर अपने राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में जाता है दोस्तों, तो उस राज्य के अंदर भी उसे जो फूड सिक्योरिटी के लिए दोस्तों जो अनाज मिलने वाला था वो अनाज उसे मिल सके, इसके लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। तो पूरे राष्ट्र के अंदर केवल एक राशन कार्ड इस योजना का क्या है? लक्ष्य है। 17 राज्य पहले जुड़ चुके थे दोस्तों, 3 राज्य
कल जुड़ चुके हैं इसके अंदर, 3 जो है दोस्तों वो अगस्त के अंदर जुड़ जाएंगे और बाकी सभी जो बचे हुए हैं वो 31 मार्च 2021 तक जुड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही आंसर है। और वर्तमान में दोस्तों जो हमारे कंज्यूमर मिनिस्ट्री है वो किसके हाथ में है, वो है दोस्तों मौसम मंत्री के हाल में। जो पार्टी तुरंत बदल देता है दोस्तों, जिसकी सरकार होती है ये उसी पार्टी में मंत्री होते हैं। रामविलास पासवान, क्या नाम है इनका, रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो वो कौन है दोस्तों, माइकल मार्टिन जो है, इन्हें आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। आयरलैंड के बारे में आप जानते हो दोस्तों, जो राजधानी है वो डबलिन है। क्या राजधानी है, डबलिन राजधानी है इसकी। और आयरलैंड से भारत ने, आप सभी को पता है, डीपीएसपी लिए। क्या लिए मेरे दोस्तों, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है, वो हमने कहां से लिए हैं, वो आयरलैंड से ही लिए हैं। और माइकल मार्टिन जो है वो यहां के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निगार गौहर अपने संबंधित देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई है, ये संबंधित है। तो मेरे दोस्तों ये है नापाक इरादों वाले पाकिस्तान से संबंधित। आपको ध्यान रखना है, जो निगार गौहर है दोस्तों, ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है और ये मेडिकल कॉर्प्स के अंदर, जो मेडिकल टुकड़ी है उसमें काम करती हैं। और जो रावलपिंडी आर्मी जो तो हॉस्पिटल है, ये आर्मी जो हॉस्पिटल है वो किसके हाथ में है, तो ये है हाथ में निगार गौहर के। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बांग्लादेश से कुछ याद आया दोस्तों, हाँ सही पकड़े हो, शेख हसीना जुल्फों वाली दोस्तों, बांग्लादेश यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, हाल ही में बिजडन और क्रिकबज ने किसे 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना है। इसमें दोस्तों आप क्या खा गए थे, इसमें आप चक्कर खा गए थे। राजौरी टीम ने दोस्तों आपको घुमा दिया था, आपने रविंद्र जडेजा बताया, लेकिन इसका आंसर क्या था, मुथैया मुरलीधरन। क्योंकि आपको पता है पूरे विश्व के अंदर सबसे मूल्यवान खिलाड़ी टेस्ट के अंदर किसको माना गया है, वो माना गया है दोस्तों मुथैया मुरलीधरन को, जो श्रीलंका के क्या है, स्पिनर गेंदबाज है। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत के अंदर सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी कौन है, तो वो है रविंद्र जडेजा। और मैंने आपसे कहा पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर भी अपने जड्डू भाई साहब हैं। और सबसे बेस्ट दोस्तों ऑलराउंडर भी कौन है, तो वो है रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों ये 20 सवाल जो मैंने आपको समझाए, इसमें मैंने आपको आज वाली करंट अफेयर्स भी समझा दी है, साथ में जो रिवीजन है दोस्तों वो भी समझा दिया है। जब भी आपके पास दोस्तों क्लास पहुंचे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, उन्हें ये बताना है कि ये फूल पत्ती वाली क्लास आपके अंदर परिवर्तन लाने में सहायक है या नहीं है। और दोस्तों टीम की अगर मेहनत काम आए तो इसे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अब देखिए, जो दोस्तों हमारी एक नई यात्रा स्टार्ट करी है, करंट अफेयर्स की यात्रा। कौन सी, करंट अफेयर्स की यात्रा, जिसमें मैंने कल 10 हॉट इश्यूज पर चर्चा की थी, जिसमें H1B वीजा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है दोस्तों, और उसके साथ में मैंने भारत और नेपाल का जो विवाद है, क्रिकेट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स थे, वो हमने चर्चा किए थे। आज दोस्तों ये जो सीरीज है वो आपके सामने 4 बजे आएगी। कब आएगी, शाम को 4 बजे आएगी। कल 2 बजे आई थी, आज शाम को 4 बजे आएगी, और इसका समय दोस्तों अब 4 बजे ही रहेगा। तो ध्यान रखना, ये सीरीज आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। जो भी करंट अफेयर्स की यात्रा मेरे साथ करना चाहते हैं एक अलग तरीके से दोस्तों, वो मेरे साथ जुड़िएगा शाम को 4 बजे। और जो नहीं जुड़ पाए, मैं उनसे फिर कह रहा हूं कि ये क्लास आपके रिवीजन के लिए, आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिनमें हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो सबसे अधिक क्या रहते एग्जाम पेपर की सुर्खियों के अंदर रहने वाले हैं। और दोस्तों आइए इसके बाद में आते हैं हम किसकी तरफ, योजना के सवाल की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा बड़ी संख्या में वृद्धों के लिए आवश्यक उपकरण को वितरित किया गया है। इन उपकरणों के वितरण से संबंधित योजना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो वृद्ध हैं हमारे, जो हमारे दिव्यांग हैं या फिर जो वृद्ध हैं, उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना जो उनके जीवन में एक सहायक की भूमिका निभा सके। तो आवश्यक जो उपकरण है दोस्तों, इनको
डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। सबसे पहली बात तो योजना किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसके मंत्री कौन है? संतोष गंगवार दोस्तों इनके मंत्री हैं। ये संतोष गंगवार मेरे साथियों आपने देखा होगा कि 8वीं बार क्या बनकर आए हैं? एमपी चुनकर आए हैं दोस्तों संतोष गंगवार। मेनका गांधी और संतोष गंगवार ये दोनों सबसे सीनियर क्या हैं? सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं दोस्तों। कहां पर? लोकसभा के अंदर। तो ध्यान रखना है सामाजिक और अधिकारिता जो मंत्रालय है दोस्तों, इस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया आवश्यक उपकरणों को वितरित करने का प्रोग्राम। और आपसे अगर पूछ ले कि ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 2017 में इसे प्रारंभ किया गया। तो अच्छी योजना है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि आवश्यक उपकरणों को वितरित करने के लिए कौन सी योजना है, तो वो है मेरे दोस्तों राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब देखिए दूसरा सवाल, हाल ही में मलेशिया का राजनीतिक घटनाक्रम उथल पुथल भरा रहा था। महातिर मोहम्मद के बाद किसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? ये सवाल दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल अत्यधिक चर्चा में रहा था। कहां पर? मलेशिया के अंदर दोस्तों राजनीतिक क्या हो गई थी? उठापटक हो गई थी। और आप जानते हो महातिर मोहम्मद जो है इनसे दोस्तों इनसे गठबंधन तोड़ लिया किसने? नजीब रज्जाक ने अपना गठबंधन तोड़ लिया। और दोस्तों नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति बने हैं मोईउद्दीन यासीन। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए मोईउद्दीन यासीन। और आप ये भी जानते हो ये महातिर मोहम्मद दोस्तों भारत के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे। भारत की इन्होंने बार बार आलोचना की थी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोईउद्दीन यासीन। अब देखिए दोस्तों आपके सामने जो आज का अवार्ड है बीसीसीआई द्वारा महिला वर्ग में पूनम यादव को, किसे दोस्तों? पूनम यादव को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर 2019 से चयनित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है। पूनम यादव की अगर बात करूं दोस्तों तो ये क्या है? ये स्पिनर गेंदबाज है। कौन? भारत की पूनम यादव शेरनी। और इन्हें अवार्ड मिला है कौन सा? सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर 2019 का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा दिया गया। और आप जानते हो दोस्तों ये जो बीसीसीआई है इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दादा दोस्तों बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली जो है वो वर्तमान में क्या है? इसके चेयरमैन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, इसके बाद में हम एक बुक की तरफ आते हैं जो कौन सी है? वन लाइफ इज नॉट एनफ। क्या बुक का नाम है? वन लाइफ इज नॉट एनफ, जो कि नटवर सिंह की बुक है दोस्तों। कद्दावर नेता कांग्रेस के नटवर सिंह, उनकी बुक है वन लाइफ इज नॉट एनफ। और इस बुक के अंदर दोस्तों इन्होंने बताया है कि इन्होंने किस प्रकार एक राजदूत के रूप में और एक राजनीतिज्ञ के रूप में इन्होंने दोस्तों अपनी जो भूमिका थी उसके बारे में बताया है कि एक लाइफ क्या है? पर्याप्त नहीं है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। अब देखिए दोस्तों जिस श्रृंखला को हमने कल आगे बढ़ाया था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायतार्थ एक ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है। सवाल अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं तो आपको पेपर में निश्चित देखने को मिलेगा ये वाला सवाल। और दोस्तों उस रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। पहली बात तो समझिए यही नाम क्यों? क्योंकि दोस्तों जो व्योम होता है इसका नाम होता है अंतरिक्ष को बोलते हैं हम व्योम। तो अंतरिक्ष में जो मित्र की तरह रहेगा दोस्तों हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में, उसे कहा गया है व्योम मित्र। और जो गगनयान मिशन है आप जानते हो भारत की बेटे बेटियां पहली बार कहां जाएंगी? अंतरिक्ष में जाएंगी। और 2022 दोस्तों इसकी डेडलाइन है किसकी? गगनयान मिशन की। तो आपसे अगर पूछ ले कि भारत में पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, तो वो गगनयान है। और इसके लिए मानव की आकृति जैसा एक रोबोट दोस्तों उसका नाम है व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। अब देखते हैं दोस्तों आज का फूल पत्ती वाला सवाल, किस राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनेंगे? इस सवाल को आप क्या करना दोस्तों, इस सवाल को आप पेड़ पौधे लगा देना। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आज की क्लास के
अधिकांश सवाल दोस्तों चुन चुन कर खोद कर निकाले गए हैं और इसमें दोस्तों इस क्लास को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए फूल पत्ती वाले सवाल का जो स्तर है वो अब बढ़ा दिया गया है, जिसका उद्देश्य है कि कुल मिलाकर आपकी करंट अफेयर्स क्या हो जाए, इस क्लास के अंदर तैयार हो जाए और पिछली वाली क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। और मानचित्र जो विश्व दर्शन हम कर रहे थे, निम्न में से किस देश में बेकाल झील स्थित है? कौन सी है? बेकाल झील। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछ ले वो कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, जो कहां पर, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? रूस के अंदर स्थित है। अब याद कीजिए मेरे दोस्तों, आप ये झील तो मैं आपको दिखाई दूंगा, मैंने कुछ दिनों पहले आपको समझाया था कि अमेरिका और कनाडा जो है इसकी सीमा पर दोस्तों एक महान झील क्षेत्र है और उसकी ट्रिक क्या थी? उसकी ट्रिक थी सुपर मिशन है ई आंटी। क्या? सुपर मिशन है ई आंटी। कुछ याद आया है मेरे लाडलो? बिल्कुल सही, सुपर मिशन है ई आंटी। अब देखिए सुपर से क्या बना? सुपीरियर बन गया, मिशन से क्या बना? मिशिगन बना, है से क्या बन गया दोस्तों? ह्यूरोन बन गया, ई से बन गया एरी और आंटी से बन गया ओंटारियो। तो 5 झील हैं जिसे हम ग्रेट लेक एरिया कहते हैं। सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो। और इन पांचों में सबसे बड़ी कौन सी है? ये सुपीरियर झील है, जो कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फ्रेश वाटर लेक है दोस्तों, सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की सुपीरियर झील। और मिशिगन इन पांचों में से एक है जो केवल अमेरिका में स्थित है। बाकी चारों जो है दोस्तों वो अमेरिका और कनाडा के क्या है? सीमा पर स्थित है। अमेरिका और कनाडा की सीमा दोस्तों प्राकृतिक रूप से कौन बनाता है? ये 5 झील बनाती हैं। एक सेंट लॉरेंस नदी बनाती है और दोस्तों जो हमने लाइन खींचकर बनाई है वो है 49 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड। कौन सा? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाते हैं। और दोस्तों आपको मैंने रूस के बारे में बता दिया है, आप देख लीजिए इसकी जो लोकेशन है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये देखिए आप, ये देखिए मेरे दोस्तों, विशाल का है देश जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेरे लाडलो रूस। क्या नाम है? रूस नाम है। और आप जानते हो यूरोप में भी स्थित है कौन? रूस। और एशिया के अंदर भी स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश कौन सा है? वो है मेरे दोस्तों रूस। पहले इसका नाम था सोवियत संघ, और सोवियत संघ में दोस्तों विघटन हो गया 1991 में, और केवल कौन बच गया? बहुत सारे देश अलग हो गए। और दोस्तों सोवियत संघ का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? वो बन गया रूस। आप सोचिए कि अगर वर्तमान में आज सोवियत संघ होता तो उसका आकार कितना बड़ा होता, वो देश कितना विशालकाय देश होता। जब रूस ही इतना बड़ा है दोस्तों, तो ये अधिकांश जो यूरोप के क्षेत्र है वो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। तो अब देखिए इसी रूस में दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को। क्या है? इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को। और यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है मॉस्कोवा नदी। और इसी नदी के साथ दोस्तों ब्रह्मपुत्रा, जो आपका जो ब्रह्मास्त्र है, जो आप जानते हो दोस्तों, जो हमारी मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, वो ब्रह्मोस मिसाइल का संबंध ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा नदी के मिलने से हुआ है। भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। यहीं पर स्थित है दोस्तों। देखिए ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है, आज ब्लू है पानी पानी, वही है दोस्तों। ये आज ब्लू है पानी पानी जो बेकाल झील है। ये बेकाल झील विश्व की सबसे क्या है? गहरी झील है। आप एक बार क्या कीजिए, इसका फोटो भी देख लीजिए मेरे दोस्तों। ये आपके सामने जो फोटो है वो किसका है? बेकाल झील का है। और यहां पर देखिए आपके सामने दोस्तों लिखा हुआ है कि ये क्या है? बेकाल झील जो है वो डीपेस्ट, मतलब कि सबसे गहरी झील है मेरे दोस्तों। कौन सी? बेकाल झील। एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मतलब कि सबसे बड़ी, अगर मैं कहूं सबसे बड़ी जो है दोस्तों मीठे पानी की झील वो है सुपीरियर झील। लेकिन अगर मैं कहूं सबसे पुरानी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है दोस्तों बेकाल
झील। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम कल के लिए जो हमारा सवाल है कि निम्न में से किस देश में विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है ये 4 देश हैं, इन चारों देशों के बारे में कहां पर विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। अगर दोस्तों कोई और मरुस्थल आएगा इन चारों देशों में तो मैं आपको कल बता दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आप वर्ल्ड मैप के अंदर इन्हें डिक्टेट करना प्रारंभ कर चुके होंगे। दोस्तों बिल्कुल करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने आज नहीं किया तो फिर कब करोगे, मुझे ये जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जीएस का सवाल, आज लगभग समस्त यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था है। यूरोप द्वारा इस व्यवस्था को अपनाने में मार्शल योजना का कितना योगदान है। याद कीजिए, पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड व्यवस्था, मतलब जो जितना बेहतर है वो उतना आगे जाएगा। और दोस्तों इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था दोस्तों अमेरिका। और अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दोस्तों एक योजना फेंक दी जिसका नाम था मार्शल योजना, जिसमें क्या कहा गया कि यूरोप को पुनर्जीवित करने के लिए, यूरोप में जो हानि हुई है उस हानि को भरने के लिए हम ये योजना लेकर आए हैं, आर्थिक सहायता लेकर आए हैं जिसका नाम है मार्शल योजना। इसमें शामिल होने से किसने मना कर दिया था? रूस ने मना कर दिया था, क्योंकि दोस्तों रूस जिस अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है वो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें मेरे साथियों जो सरकार है उसका नियंत्रण क्या होता है? अधिक होता है। पूंजीवादी के अंदर बाजार का नियंत्रण होता है, डिमांड सप्लाई का नियंत्रण होता है, और दोस्तों जो साम्यवादी होती है उसमें सरकार का नियंत्रण अधिक होता है। तो दोस्तों एक निर्णायक भूमिका निभाई थी किसने? मार्शल योजना ने पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद में मेरे लाडलों सर्वांगीण उत्कर्ष का आप निश्चित फायदा उठा रहे होंगे और पूरा आनंद भी ले रहे होंगे। इसके साथ में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो दोस्तों फ्री में आपके लिए उपलब्ध है। कुछ समय के बाद इसमें करंट अफेयर्स का भी टेस्ट है दोस्तों, तो जो पिछले 6 महीने की जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ी है उसे रिवाइज करना दोस्तों, और उसके आधार पर देखना कि इस फूल पत्ती वाली क्लास में आपके सामने कितने सवाल करंट अफेयर्स के इस टेस्ट सीरीज के अंदर आते हैं। और दोस्तों हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। शाम को 4 बजे फिर मिलेंगे। करंट अफेयर्स की यात्रा में आना मत भूलना, क्योंकि वो यात्रा दोस्तों आपको मजबूत बनाएगी, आपकी तैयारी को एक आधार प्रस्तुत करेगी। तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूत करते रहना। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं, इन सभी का सम्मान करना। और दोस्तों जो हमारे योद्धा हैं कोविड-19 से जो लड़ रहे हैं उनका भी दोस्तों क्या करना? भरपूर सहयोग करना। और हाँ, इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देना दोस्तों। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना। और अगर आपका कोई सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे दोस्तों कल कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ में और एक करंट अफेयर्स के पावर पैकेज के साथ में। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।